हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार डीएलएड ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं सब्जेक्टिव वाइज, जो हमारा एग्जाम अभी 24 तारीख से होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट 4। एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। हम लोग का 3 यूनिट इस चैप्टर का ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, ये आखिरी है। आज इसको हम लोग एक ही वीडियोज में समाप्त करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। जो भी आपके समकक्ष है, जो भी प्रशिक्षु शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, उनके समक्ष इसको जरूर बताएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कमियां हैं जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में मैं एक प्री के बारे में जो था ना, प्री के बारे में मैंने बोला था, दोबारा उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली वो दोबारा नहीं होता है, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, वो बाई मिस्टेक मेरे से दोबारा हो गया, दो बार मैंने बोल दिया, उसके लिए सॉरी। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, री का मतलब होता है दोबारा, जैसे रिसाइकल। ठीक है, उसको बोलते हैं दोबारा। चलिए, तो आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे यूनिट 4, जो कि हमारा है टीचिंग वोकैबुलरी ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वोकैबुलरी और ग्रामर का क्या रोल रहता है, कैसे बच्चे को पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, इस यूनिट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स वोकैबुलरी। बहुत छोटा छोटा कीवर्ड्स है, इसको समझेंगे। वोकैबुलरी किसे बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हम लोग क्या बोलेंगे, वोकैबुलरी बोलेंगे। या इट इज अ सेट ऑफ फैमिलियर वर्ड्स विद अ पर्सन्स लैंग्वेज। किसी भी व्यक्ति के भाषा में जो उसके परिचित शब्द रहते हैं, उसके सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, वोकैबुलरी बोलते हैं। याद रखिएगा, एक सेट है ना, सेट जरूर आएगा, मतलब वहां पे ग्रुप में रहता है। ये वोकैबुलरी हमेशा कब रहता है, ग्रुप में रहता है, उसी को हम लोग वोकैबुलरी बोलेंगे। अगला है टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के प्रकार, यानी कि 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है एक्टिव वोकैबुलरी और एक होता है आपका पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी और दूसरा होता है पैसिव। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, पैसिव वोकैबुलरी। 2 प्रकार का वोकैबुलरी होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि वो वर्ड्स जो जनरली हम लोग अपनी भाषा में डेली लाइफ में यूज करते हैं, भली बात तो परिचित होते ही है, फैमिलियर होते हैं उस वर्ड से, लेकिन उसको हम लोग यूज भी करते हैं, तो वैसे वर्ड्स हमारे एक्टिव वोकैबुलरी में आ जाएंगे। लेकिन पैसिव वोकैबुलरी किसे बोलते हैं, तो वो वर्ड्स जो हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन अपने डेली लाइफ में उसको यूज नहीं करते हैं। डेली लाइफ का मतलब बोलने में या लिखने में हम उस वर्ड का यूज नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पैसिव वोकैबुलरी बोलेंगे। आई होप आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। फिर से बोल देता हूँ, एक्टिव का मतलब कि वो वर्ड जिससे हम लोग फैमिलियर हैं, भलीभांति परिचित हैं और उसको अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में लिखने में उसको प्रयोग कर रहे हैं, उसको एक्टिव वोकैबुलरी बोलेंगे। और पैसिव वोकैबुलरी वो वर्ड जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, मतलब पहचान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बट उसको कभी यूज नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वोकैबुलरी। तो 2 प्रकार का वोकैबुलरी होता है। आज का हमारा जो तीसरा है वो है फ्रेंड्स वर्ड्स। वर्ड्स किससे कहते हैं, वर्ड्स जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द। ठीक है, तो वर्ड्स आप कोई भी अगर सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें आपको क्या आवश्यकता पड़ती है, तो वर्ड्स की। बच्चा कैसे सीखता है, तो सबसे पहले वो एक्सक्यूज मी, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, एक लेटर जानता है, एक लेटर का ज्ञान उसको होता है, ए बी सी। ठीक है, उस वर्ण के बाद वो वर्ड पे आता है, यानी कि वर्ण सीखने के बाद, लेटर सीखने के बाद वो वर्ड कॉम्बिनेशन करता है, वर्ड को फॉर्म करता है। ठीक है ना, तो वर्ड क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। छोटे छोटे लेटर्स या वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। और किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको वर्ड्स का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। वर्ड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर लर्निंग इंग्लिश, स्पेशली अंग्रेजी अगर सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए। बल्कि बोल सकते हैं कि वर्ड्स आर द व्हीकल ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स। अगर आपके मन में आइडियाज आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए। मतलब थॉट्स आर इम्पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। आपका जो भी थॉट आ रहा है, जो भी आइडिया जा रहा है, वो वर्ड्स के बिना क्या है, इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स की। शब्द की कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो फ्रेंड्स शब्द के 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, आइए समझ लेते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर सिखाने जा रहे हैं, है ना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, कि कैसे किसी नियम पे चला जाए। हम उसको नियम के लिए एक बनावट दे रहे हैं,
जैसे आपने बच्चों को टेंस पढ़ाया होगा कभी ना कभी, तो वहाँ पे आप बोलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, या फिर एसीएस लगेगा या वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और बच्चा उसको फॉलो करके चीजों को प्रैक्टिस करता है। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं, तो वो वर्ड्स या वो रूल्स जिसमें ग्रामर के सारे टर्म्स आते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन की बात करें, चाहे वो आपके आर्टिकल्स की बात करें, चाहे वो आपके डिग्री की बात करें, ठीक है ना, जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स आते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, तो आपके स्ट्रक्चर वर्ड्स में आ जाएंगे। यानी कि इट इंक्लूड्स द ग्रामेटिकल टर्म्स लाइक प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, डिग्रीज, ठीक है ना, ये सब आपके वर्ड्स में आ जाएंगे। दूसरा बात करते हैं सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है कि किसी के जगह पर किसी और को रखना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फुटबॉल में कि जब किसी को चोट लग जाता है तो उसके जगह पर दूसरा प्लेयर आता है, या क्रिकेट में कोई इंजर्ड हो जाता है या थक जाता है ना, तो उसके जगह पर दूसरा प्लेयर आके फील्डिंग करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, यानी कि किसी एक के बदले दूसरे को रखना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्ड्स का मतलब कि बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो दूसरे के लिए काम आते हैं, जैसे ही, सी, इट, वी, ये सब क्या दूसरे के लिए आते हैं। जैसे आप पढ़े ना नाउन और प्रोनाउन, तो प्रोनाउन किसे बोलते हैं, जो नाउन के बदले है। राम इज अ ब्रेव पर्सन, राम एक बुद्धिमान एक व्यक्ति है, राम एक ब्रेव पर्सन है। आप लिखते हैं कि वो ईमानदार है, तो अब यहाँ पर राम इज ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। तो वो जो ही आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रोनाउन हो गया, जो कि नाउन के बदले आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, यानी कि जो दूसरे वर्ड्स के बदले में है उसी को सब्स्टिट्यूट वर्ड्स बोलते हैं। तीसरा है कंटेंट वर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्या है, कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट का मतलब होता है कि ये 3 प्रकार का वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। कौन कौन से, देखिए मैंने लिख दिया है। पहला है थिंग्स, दूसरा है क्वालिटी, ये सब वर्ड्स आते हैं, और तीसरा है आपका एक्शन। एग्जाम्पल की बात करूं तो थिंग्स में आपका आ जाएगा चेयर, बेंच या पेन, इट इज क्या आ जाएगा। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्यूटी, आपका आ जाएगा अगली, आपका ऑनेस्ट। एक्शन की बात करें तो प्ले, रन, वॉक, टॉक, ये सब क्या आ जाएगा, तो ये एक्शन में आ जाएगा, जहां पे हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन कराएं। तो दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड द कंटेंट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कंटेंट वर्ड्स बोलेंगे। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, ठीक है ना। तो इसमें आपका निगेटिव और अफर्मेटिव 2 प्रकार के वर्ड्स आते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स बोलते हैं। जैसे आइदर, नाइदर, सम, एनी, यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कौन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड्स को सीखने के कौन कौन से सिद्धांत है। तो सबसे पहला और बेसिक सिद्धांत है कि आप सुनिए, है ना। कोई भी चीज स्टार्ट कब होता है, तो लिसनिंग से स्टार्ट होता है, चाहे वो आपका स्पीकिंग हो, चाहे रीडिंग हो या राइटिंग हो। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तब तक बच्चा सीखेगा नहीं, यानी कि ये सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करिए। एक्शन ऑफ साइट, एक्शन ऑफ साइट दूसरा इसका प्रिंसिपल है, यानी कि जब हम लोग कोई एक्शन करते हैं किसी भी साइट पे, तो वहां पे जब आवाज निकालते हैं, आवाज के साथ जब हम लोग क्रिया करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एक्शन ऑफ साइंस। इससे भी क्या होता है, साइट, इससे भी क्या होता है कि जो लर्निंग ऑफ वर्ड्स है वो हमारा इंप्रूव होता है। इसके अलावा लिसनिंग, तो लिसनिंग सेंटेंसेज, आप छोटे बड़े सेंटेंस को सुनने का प्रयास करिए, वहां से भी आपका वर्ड्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। या ट्रायल एंड प्रैक्टिस, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रायल करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें वर्ड्स को सुनने का, प्रोनाउंस करने का या लिसनिंग करने का, तो वहां से भी आपका वर्ड्स इंप्रूव होते जाएगा, ठीक है। बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है टीचिंग स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग को कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाया जाए स्पेलिंग। तो स्पेलिंग पढ़ाने के लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, पहले समझ लीजिए कि स्पेलिंग होता है क्या है। स्पेलिंग यानी कि किसी भी वर्ड का जो अलग अलग पार्ट होता है ना, एक एक लेटर से वर्ड बनता है, वो जो लेटर होता है दैट इज कॉल्ड द स्पेल, है ना। स्पेलिंग मतलब स्पेल करना, उसको उच्चारण करना, तोड़ के उच्चारण करना, वही हमारा क्या कहलाता है, स्पेलिंग कहलाता है। तो कैसे इसको टीच किया जाता है समझ लीजिएगा। टू गेट गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश यू मस्ट लर्न द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। अगर आप एक अच्छे अंग्रेजी के जानकार बनना चाहते हैं तो आपको स्पेलिंग का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वर्ड्स, वही बात है। एंड प्राइमरी लेवल इट इज वेरी डिफिकल्ट। टीचिंग स्पेलिंग एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, खासकर प्राइमरी स्टेज पे छोटे छोटे बच्चे को सिखाना, है ना। आप देखे होंगे छोटे बच्चों को सबसे पहले एप्पल सिखाया जाता है, तो बच्चे को बोला जाता है APPLE। बच्चा स्पेलिंग को क्या करता है,
क्रैम करता है, रोट लर्निंग यूज करता है, वहां पर उसको याद करने का प्रयास करता है। तो ये सब कुछ मेथड है, लिख सकते हैं आप भी बना के। बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग की। अब बच्चे को किस मेथड के माध्यम से इस स्पेलिंग को पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, तो कुछ 8 मेथड है, एक एक करके समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहला है फ्रेंड्स ड्रिल मेथड। तो ड्रिल मेथड किसे बोलेंगे, देख लीजिए। ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस, यानी कि इसको अभ्यास का भी नियम कहा जाता है या अभ्यास विधि भी कहा जाता है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है। कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल हो गया, ये पुराना मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। इस ड्रिल मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स की एक सेट ऑफ वर्ड्स तैयार किया जाता है, बहुत सारे वर्ड्स का एक सेट तैयार किया जाता है और बच्चे के सामने रखा जाता है। उसको बोला जाता है कि भाई आप इसको कायम कर लीजिए, मतलब उसको रट लीजिए, ठीक है ना। रट के उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। इस मेथड को क्या बोलेंगे, ड्रिल मेथड। ये एक डल मेथड है, मतलब ये उतना यूजफुल मेथड नहीं है, इसीलिए इसको डल कहा जाता है, क्योंकि इसमें रटने की बात होती है। और एनसीए बिल्कुल साफ साफ मना करता है कि रोट लर्निंग से बाहर आइए, ठीक है ना, कम आउटसाइड द रोट लर्निंग। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा है न्यू ड्रिल मेथड, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और यहाँ पे क्या लग गया, न्यू ड्रिल मेथड कहने का मतलब कि वो मेथड जिसमें इसमें भी एक सेट ऑफ वर्ड्स तैयार किया जाता है, लेकिन ये जो सेट ऑफ वर्ड्स रहता है वो लर्नर के नीड के हिसाब से रहता है कि लर्नर की क्या आवश्यकता है, जैसे मेरी क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से टीचर क्या करेगा, एक सेट ऑफ वर्ड्स तैयार करेगा। और तैयार करने का फिर वही कहानी, भाई आप इसको क्रैम कर लीजिए। क्रैम का मतलब होता है रटना, मतलब रोट लर्निंग। फिर से वही, तो ये भी क्या है, एक डल मेथड है, इसको भी डल मेथड बोलेंगे, जहाँ पे नीड के हिसाब से, लर्नर के नीड के हिसाब से एक सेट ऑफ वर्ड्स तैयार किया जाता है, इसको न्यू ड्रिल मेथड बोलते हैं। तीसरा है इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड कहने का मतलब इंसिडेंट यानी कि घटना, दुर्घटना होती है ना, तो दुर्घटना क्या होती है, जब दो चीज मिलते हैं तो आपस में दुर्घटना होती है। यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि बच्चा जब किसी टेक्स्ट को पढ़ता है, टेक्स्ट को पढ़ने के दौरान जो जो वर्ड का सामना वो करता है, उस वर्ड को तैयार किया जाता है और उसको याद कराया जाता है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं इंसिडेंटल मेथड। मतलब जो वर्ड्स पढ़ाया जाए जो टेक्स्ट में आए, है ना, उसी वर्ड को आप देखे होंगे टीचर बोलता है कि भाई पैराग्राफ को पढ़िए और जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहा उसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो जो टेक्स्ट में वर्ड्स आते हैं उसी को सिर्फ पढ़ाया जाता है, उसी को बोलते हैं इंसिडेंटल मेथड। चौथा है प्लेवे मेथड, यानी कि खेल खेल में सिखाना, खेल विधि इसको बोलते हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा मेथड है और इंटरेस्टिंग मेथड है। ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं जहाँ पे बच्चे को खेल खेल में सिखा जाता है। इसमें बच्चे को बोला जाता है कि भाई आप नए नए वर्ड्स बनाइए, जैसे आपने बोला 10, अब वो 10 से नेट कर देगा, मतलब इसी शब्द को आगे पीछे कर देगा। आप यहाँ से टी कर दीजिए, टी मतलब बच्चा क्या करेगा, इसको ईट बना देगा। मतलब क्या कर रहा है बच्चा, न्यू फॉर्म कर रहा है वर्ड्स, नए नए फॉर्म, नए नए वर्ड्स का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेवे मेथड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए, रुचिपूर्वक इसमें बच्चे भाग लेते हैं। अगला है फ्रेंड्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रतिलिपि। क्या होता है, प्रतिलिपि, जिसको हम लोग बोलते हैं छापना। यानी कि इसमें शिक्षक बच्चे को ट्रांसक्रिप्शन मेथड में क्या बोलता है कि बुक में जो भी वर्ड्स हैं उसको आप अपने नोटबुक में डाउनलोड करिए, या फिर फ्लैश पे जो दिख रहा है या बोर्ड पे जो लिखा हुआ वर्ड उसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए और उसको याद करिए या समझिए, जो भी करना है। उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मेथड बोलते हैं। मतलब फ्लैश वगैरह से, बोर्ड वगैरह से, बुक वगैरह से वर्ड्स को लिखना है, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन मेथड कहलाता है। इसमें इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो चीजें हम लोग लिख के प्रैक्टिस करते हैं, लिख के पढ़ते हैं, वो ज्यादा समय तक याद रहता है। मतलब ये एक परमानेंट लर्निंग हो गया जिसमें चीजें ज्यादा याद रहती है। अगर मैं ये लिख के पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा और आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। इससे बेटर ये है कि आप मेरा वीडियो को केवल सुने नहीं बल्कि नोटबुक और पेन लेकर बैठे और वहां पे वीडियो को पॉज करके आप भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से याद होगा। ये जो मेथड आप करेंगे दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ये दिमाग में सेट हो जाता है जल्दी। अगला है डिक्टेशन मेथड। डिक्टेशन का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पता लगाना, ठीक है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, पता लगाते हैं, डायग्राम वगैरह, सॉरी डायग्राम नहीं, मतलब बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिसको वो डिक्टेट करते हैं, पता लगाते हैं। इसमें टीचर जो है वो बोलता है और बच्चे क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। इससे क्या होता है कि शिक्षक बोलेगा और बच्चा लिखेगा, जो भी वो मिस्टेक करता है उसको टीचर वही पर उसको क्या करता है, करेक्ट करता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग और अच्छा मेथड में आता है। लास्ट है डिक्शनरी मेथड। डिक्शनरी मेथड एक्चुअली फ्रेंड्स आप सभी डिक्शनरी के बारे में जानते हैं। क्या होता है, एक बुक रहेगा, उसमें बहुत सारे सेट ऑफ वर्ड्स रहेंगे ऐसे लेकर जेड तक, और उस वर्ड्स के माध्यम से, उस बुक के माध्यम से आप क्या करेंगे, किसी वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी मेथड। ये एक्चुअली प्राइमरी लेवल पे उतना यूजफुल नहीं है, ये अपर मतलब हायर लेवल के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को डिक्शनरी देखना ही नहीं आता है, ठीक है।
तो ये भी एक मेथड है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग दे लिया। अगला आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्रामर। सभी लोग जानते हैं ग्रामर यानी कि इसको हिंदी में अगर बात करते हैं इसको व्याकरण बोलते हैं। बात करें डेफिनेशन की तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं व्याकरण अगर बात करें तो बचपन में पढ़े होंगे कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। जो भी नियम कानून होते हैं भाषा के वो सब किस में आते हैं, तो ग्रामर में आते हैं। अगर बात करें इंग्लिश में डेफिनेशन की तो आप लिख सकते हैं ग्रामर इज सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। क्या है, किसी भी लैंग्वेज का एक सिस्टम हो सकता है जहाँ पे एक क्या करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर, एक सीक्वेंस दिया जाता है किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। अर्थात ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज वेयर for a proper order or proper sequence to represent sorry, इसको ऐसे हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फॉर प्रॉपर ऑर्डर सीक्वेंस फॉर अ सेंटेंस टू बेटर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेंटेंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, हमें कौन सिखाता है, तो ग्रामर सिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने से भी लिख सकते हैं। बात करते हैं एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर की, कौन कौन से ग्रामर के लक्ष्य हैं, कौन कौन से इसके गोल हैं। तो ये सबसे पहले तो बच्चे के अंदर क्या करता है, तो एक डेवलप करता है उसका मेंटल, उसका जो मानसिक शक्ति होती है उसको वो डेवलप करता है, अंडरस्टैंडिंग उसका बनाता है भाषा के बारे में, है ना। यहाँ पे बच्चे लॉजिकली और करेक्टली सोच सकते हैं या बता सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है ना। लॉजिक भी होना चाहिए कि ये अगर आया तो ये क्यों आया, ये हमारा ग्रामर ही डिस्क्राइब करता है। आगे बात करें तो टीच ग्रामर एज ए रूल, ग्रामर टीचिंग इज एसेंशियल इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब ग्रामर टीचिंग क्या करता है, हमको ये बताता है कि अगर आप कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहते हैं, अर्थात मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, तो ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब कुछ एम्स हैं इंग्लिश ग्रामर के। आगे बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, कौन कौन से एडवांटेज है। तो वही बात है, आपका लैंग्वेज स्किल बेटर होगा, आपका रूल अच्छा होगा, आप लॉजिकली उसको सोच सकते हैं, बता सकते हैं, करेक्टली बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सब एडवांटेज में आपके आ जाएंगे अगर आप इंग्लिश टीचिंग जानते हैं या कराते हैं तो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मेथड। लास्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि इंग्लिश टीचिंग ग्रामर के कौन कौन से मेथड होते हैं फ्रेंड्स। तो 4 मेथड होते हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है हमारा ट्रेडिशनल, इनफॉर्मल, इंडक्टिव, डिडक्टिव और इंसिडेंटल मेथड। ठीक है, आइए एक एक करके समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने समय से यूज होते आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। इस ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि इसमें ग्रामर को जो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर रखा गया है ना। जैसे हम लोग फिजिक्स का एक अलग है, हिंदी का अलग है ना, विज्ञान का अलग है, वैसे ही ग्रामर को भी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में रखा गया। उसके लिए एक अलग बुक रखा गया और उसी बुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, लर्निंग कराया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, शिक्षक पहले बच्चों को रूल बता देता है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने के लिए उदाहरण बताता है ना, उदाहरण बनाने के बाद बच्चे से प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, जैसे टीचर ने बता दिया नाउन का डेफिनेशन कि नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। अब उसने क्या किया, बहुत सारे एग्जांपल देना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या एक ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे शिक्षक पहले नियम बता देगा, उसके बाद एग्जाम्पल देता है उसको, इसी को ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट होता है, इसमें अलग बुक होता है। दूसरा बात करें इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल आप जान ही रहे हैं, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक विधि हो गया एक तरीके से ये, है ना। अनौपचारिक कहने का मतलब कि जैसे 2 तरीके का होता है ना, स्टडी हम लोग करते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो क्लास में करते हैं, इनफॉर्मल जो आउटसाइड द क्लास करते हैं। तो इनफॉर्मल मेथड में क्या होता है कि बच्चे को ना कोई ग्रामर का रूल नहीं बताया जाता है, वो बस बुक पढ़ता है और वर्ड्स पहचानता है, वर्ड्स रिपीट करता है, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है, कंप्रहेंड करता है और उसी के माध्यम से वो ग्रामर का क्या करता है, तो समझ विकसित करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल मेथड। मतलब इसमें कोई ग्रामर का रूल नहीं बताया जाएगा। आप जैसे जैसे बच्चा टेक्स्ट पढ़ेगा ना, तो मतलब टेक्स्ट यूज करके या कॉन्टेक्स्ट को पढ़ करके वो अपना एक नियम तैयार करता है, उसी को इनफॉर्मल मेथड बोला जाता है। इसमें शिक्षक कोई भी इसको रूल नहीं बताता है। दिस मेथड यूजफुल है तो अर्ली स्टेज, छोटे छोटे बच्चों को ये बताया जाता है। ठीक है, छोटे स्टेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है किसी भी टीचिंग ग्रामर के लिए, एक अच्छा मेथड है इंडक्टिव। फ्रेंड्स, इंडक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, आगमन विधि। इंडक्टिव को हम लोग क्या बोलेंगे, आगमन, और डिडक्टिव को हम लोग बोलेंगे निगमन। डिडक्टिव को क्या बोलेंगे, निगमन। समझ लेते हैं क्या होता है आगमन निगमन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और ये इसी मेथड का यूज हम लोग
आज की डेट में करते हैं या शिक्षक करता है। इंडक्टिव यानी कि आगमन, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले टीचर क्या करता है तो बच्चों को उदाहरण देता है। उदाहरण देने के बाद मतलब वो क्या करता है कि नियम नहीं बताता, पहले ही एग्जाम्पल रख देता है स्टूडेंट्स के सामने, और उसके बाद वो क्या करता है बोलता है कि इस उदाहरण के माध्यम से आप इसको प्रैक्टिस करिए, सवाल को करिए और करके नियम को बताइए। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया आपका नोन टू अननोन हो गया। क्या हो गया? नोन टू अननोन, मतलब बच्चा जो जान रहा है, जो उसका प्रायर नॉलेज है, उसके बिहार पे वो अननोन की तरफ जाता है, जो उसको नियम नहीं पता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। इसी के उल्टा अगर बात करें डिडक्टिव यानी कि निगमन मेथड, ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि टीचर सबसे पहले क्या करता है, रूल्स बताता है, नियम बता देता है, उसके बाद वो एग्जाम्पल देता है। यानी कि इसमें क्या होता है, अननोन टू नोन की तरफ जाता है, ये अननोन टू नोन, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, और ये हो जाएगा आपका ज्ञान से अज्ञान की तरफ। मतलब डिडक्टिव में टीचर नियम बताएगा और बच्चा उसके आधार पे सवाल को सॉल्व करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। अगला है इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड यहाँ पे फ्रेंड्स, इंसिडेंटल को हम लोग दो और नाम से जानते हैं। इसको रेफरेंस मेथड भी बोला जाता है, इसको रेफरेंस मेथड भी बोला जाता है, या कोरिलेशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, इसका और दो नाम है, याद रखिए, कहीं वही पूछ सकता है। इसको रेफरेंस मेथड या इसको कोरिलेशन, है ना, कोरिलेशन मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरिलेशन मतलब कोरिलेट करना है ना। इसमें बच्चा क्या करता है कि चीजों को जोड़ने का प्रयास करता है ना, वर्ड से वर्ड को जोड़ेगा, सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ेगा और जोड़कर क्या करता है, एक नियम का निर्माण करता है। उससे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस मेथड या कोरिलेशन मेथड। मतलब वो रेफरेंस लेता है किसी का, है ना, और रेफरेंस लेके वो नियम को तैयार करता है, नियम को समझने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल मेथड। स्टूडेंट्स के ना प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड। हाँ, इस मेथड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है ना, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज आता है, वो करके सीखता है, वो चीजों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, कोरिलेट करता है, किसी का रेफरेंस लेता है और उस रेफरेंस की मदद से वो मेन ऑब्जेक्ट तक, जो उसका मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव, वहां तक वो पहुंचने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, और मैंने प्रयास किया कि यूनिट 4 को अच्छे तरीके से कवर किया जाए। अगर इसमें कुछ छूटता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।